कैसे हम बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री की कॉपी लिखें। आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का इस पेपर का 2023 का सॉल्यूशन करेंगे। देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लास 12 के बच्चों का, यानी कि कल 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। जितने भी बच्चे केमिस्ट्री का पेपर देने चाहेंगे बाबू, ये 2023 का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना बाबू। इसी में से 50% क्वेश्चन, यानी 50% क्वेश्चन जो है इसी में से फंसेगा। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री की कॉपी लिखें। आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का इस पेपर का 2023 का सॉल्यूशन करेंगे। देख लीजिए, इसी तरीके से पेपर में लिख के आना है। देख रहे हैं बाबू, एक एक क्वेश्चन को हम अभी सॉल्यूशन भी बताएंगे। इसमें आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। और जो फर्स्ट पेज है इसको भी मैं बता दूंगा कैसे भरना है। और इसमें से 2023 का जो पेपर देख रहे हैं केमिस्ट्री का, 50% सीधे सीधे इसी में से क्वेश्चन उठा के पेपर में डाल दिया है। क्योंकि देखिए, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना, सेम उसी में से इसलिए डाल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को सस्पिशन है कि कहाँ से भाई तैयारी करें। तो ये जो निचोड़ है ना, निचोड़ का ही पेपर बनता है। और 2023 का निचोड़ जो है 2024 में भी 50% डाल देता है हर एक साल। तो आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी लीजिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सबसे पहले प्यारे बच्चों देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे सबसे पहले नोट को नहीं पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में कल नोट को पढ़ के तब सोल्यूशन स्टार्ट करना। 3 घंटे 15 मिनट वाला सेम आपको यहाँ पे भी समय मिलेगा। और 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर रहेगा बहुत। 30 नंबर तो प्रैक्टिकल वाला कॉलेज दे देगा। ठीक, यहाँ से समय जो दिया रहेगा 15 मिनट बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए, तो सभी लोग नॉर्मली जानते हो। इसके बाद जो है सामान्य निर्देश बाबू, ये आप लोग पहले पढ़ के तब सॉल्यूशन करना। इसके बाद यहाँ पे पहला सभी प्रश्न करना, एक भी छोड़ के मत आना। ठीक है कल। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न उसके सामने लिखा है कौन सा कितने नंबर का है। गणनात्मक प्रश्न में उसका समक्ष उत्तर देना। इसके बाद प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी लिखना है, यानी कि संग में साथ में जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक सूत्र यानी समीकरण भी देना है। इस तरीके से पेपर को अच्छे से पढ़ के तब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे डियर स्टूडेंट। तब इस पूरे सॉल्यूशन को कॉपी पे भी लिखना सिखाएंगे, एक एक चीज को। ठीक है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए रहेंगे बाबू, और सही विकल्प चुन करके 7 तारीख को ऐसे जिस तरीके से पेपर में आया है वैसे लिखना है। जैसे कौन नंबर दिया है बाबू कि ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब कह रहा है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है और बी जो है सी के बराबर नहीं है, तथा अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू गामा, जो कि तीनों मिलकर के यहाँ 90 डिग्री विमाओं वाला क्रिस्टल तंत्र है। इसी तरीके से आपको पेपर में आएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो ये पूछ रहा है कि क्रिस्टल तंत्र किस टाइप का है भाई। जब देखिए यहाँ पे जो विकल्प लगा है ना, ये सत्य विकल्प लगा है कि यहाँ पे त्रिनताक्ष होगा। क्या होगा? त्रिनताक्ष। ये जो आप विकल्प देख रहे हैं तीसरा सी नंबर, एकदम अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है इसी में से टकराएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। क्या होती है? तापमान से स्वतंत्रता सांद्रता की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे जो बच्चा ये लगाया है ना, एकदम सही लगाया है, यानी कि मोललता होगा। क्या होगा बच्चों? मोललता हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे बाबू, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है ना, उसका वेग स्थिरांक होता है। इसका मतलब उसका मात्रक पूछा है, इकाई का मतलब मात्रक पूछा है। तो क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। सेकेंड इनवर्स होता है। ये सही लगाया है बच्चा। आप लोग भी ऐसे ही सही सही करके आना कल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद घ नंबर क्या लिखा है? बेंजोलेडिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त करते हैं। ये किस विधि के द्वारा? तो यहाँ पे कैनोजेरी अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा। इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लेना। इसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए वो अंक नंबर हिंसबर्ग पूछा है ना कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। ये पेपर में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है कौन सा? तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हो बाबू, बेंजीन यानी कि सल्फोनिन यहाँ पे क्या है? क्लोराइड है। ये जो बी नंबर देख रहे हो ये सही हो जाएगा। इसके बाद बाबू चलते हैं 6 नंबर पे। अंगों के बाद 4 यानी 6 बहुविकल्पी आएगा। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा
क्षारक जो होगा डीएनए में उपस्थित नहीं है। यहाँ पे एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, यूरेसिल। यूरेसिल जो है ना ये आपके डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। अगर कभी भी पूछ दे पेपर में घुमा करके इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक जो है आरएनए में उपस्थित नहीं होगा, तो आरएनए में थाइमिन हो जाएगा। आरएनए की बात करेगा थाइमिन करेंगे, डीएनए की बात करेगा तो यूरेसिल कर देंगे। याद हो गया? दो प्रश्न यहाँ से बन गए ना। कॉपी में कैसे लिखेंगे बाबू? चलिए सबसे पहले छोटा सा यहाँ पे काम करते हैं, आपको भर के दिखा देते हैं। छोटा सा काम क्या करते हैं बाबू? भर के दिखा देते हैं। ये तो आपको रोल नंबर भरने आ जाएगा बाबू, सबको रोल नंबर भरने आ जाएगा ना, शब्दों में, अंकों में। बस विषय मैं बता देता हूं, जैसे कि रसायन विज्ञान भरना है तो यहाँ क्या भरेंगे? रसायन। रसायन लिख के इस तरीके से विज्ञान लिख दीजिएगा। रसायन लिख के क्या लिख देना बाबू? विज्ञान। रसायन विज्ञान हो जाएगा ना इस तरीके से। अब इसके बाद पेपर एक में केवल केवल लिख दीजिए। क्या लिखेगा बाबू? केवल। क्या लिखेंगे बाबू? केवल लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र पे जो आपको मान लो 302 डी के कोड आ गया तो इस तरीके से डी के भर देना। इसके बाद जो 7 मार्च को कौन सा दिन है यहाँ पे लिख लीजिएगा, डेट वगैरह, केंद्र का नाम, जो भी चीजें भरना है बस भर लेना। बस विषय में यहाँ पे पेपर कोड अच्छे से देख के भरना। ये चीजें क्लियर है ना? मैं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे बता दिया। अब यहाँ पे चलेंगे बाबू, ध्यान दीजिए कॉपी कैसे लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया सारे बहुविकल्पी, ध्यान से देख लिए ना। इसमें 6 जो बहुविकल्पी था बाबू, 6 को रिप्रेजेंट कर लेना इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया हूं। और इसी तरीके से आपको भरना है बाबू, ठीक है? जिससे प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न में कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन है? क, ख, ग, घ, अंग, यानी च तक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? क, ख, ग, घ, अंग, च। ब्लैक पेन से यहाँ पे आप पूरा लिख लीजिएगा च तक। ब्लैक पेन से क, ख, ग, घ, अंग, च। इसके बाद क नंबर का कौन सा विकल्प सही था बाबू? सी नंबर, यानी क्या लिखा है? तृण तक्षा, यानी तृण ताक्ष, यानी कि पहला नंबर ये विकल्प, पहला नंबर प्रश्न का क्या है? सी नंबर, यानी कि तृण ताक्ष। इसके बाद जो है दूसरा का ख का सी सही है, मूललता। क्या है बाबू? दूसरा का जो है ख का सी सही है, मूललता। इसी तरीके से सभी विकल्प जो है, ग का सी नंबर सही था, सेकेंड नंबर सही था। इसके बाद जो है घ का बी नंबर सही है, काइनेज और अभिक्रिया सही है, तो ये ऑप्शन उतार देना बाबू, ठीक है? इसके बाद अंग का बी सही है, बेंजीन क्या है? एल्फोनिक एनफोलिन क्लोराइड, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। 6 नंबर का कौन सा प्रश्न सही है बाबू? सी नंबर, यूरेसिल। इस तरीके से क्या करिएगा, पूरे प्रश्न जो है पहला का च तक बहुविकल्पी वाला कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है यहां से दूसरा स्टार्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इसका भी आंसर अभी एक के क्वेश्चन को करके बताएंगे कैसे तैयार करके जाना है, इसमें से काफी क्वेश्चन फंसेगा। दूसरा का क्या है बाबू? कि साटकी दोष क्या है, पेपर में पूछेगा ना कि साटकीय दोष क्या है, और साटकी दोष की उपस्थिति से जालक के घनत्व पर प्रकाश क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लीजिएगा इस तरीके से। दूसरा के क लिख रहे ना, तो क्या हेडिंग में पूछा गया था इसमें कि साटकी दोष किसे कहते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि याद नहीं हेडिंग, फिर भी आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले तो इसका साटकी दोष का हेडिंग लगा लीजिएगा आराम से। क्या लिखेंगे? साटकी दोष का हेडिंग लगाने के बाद से क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे साटकी दोष जब धन आयन तथा ऋण आयन के आकार में अधिक अंतर होता है। साटकी दोष तब होता है, कह सकते हैं कि साटकी दोष तब होता है जब धन आयन तथा ऋण आयन के आकार में अधिक अंतर होता है। क्या होता है? अधिक से अधिक डिफरेंस पड़े। जबकि लगभग समान आकार के धन आयन, जबकि कहेंगे कि जबकि लगभग समान आकार की धन आयन तथा ऋण आयन युक्त यौगिक में क्या होता है? फ्रेंकल दोष पाया जाता है, जिसे हम साटकीय दोष कहते हैं। जिसकी क्या बोलते हैं बाबू? साटकीय दोष कहते हैं। इस तरीके से लिख लेना। और साटकीय दोष में की उपस्थिति में से जालक के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछा इसमें। यहाँ पे लिख लेंगे कि जालक के घनत्व पर प्रभाव। थोड़ा सा आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिए बाबू, ठीक है ना, कि जालक के घनत्व पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले जालक के धन आयन तथा ऋण आयन के लुप्त होने के कारण, यानी कि लुप्त हो जाना, गायब हो जाने के कारण जालक के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। बस ऐसे लिख लीजिएगा, यही प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए बाबू, दूसरा के ख नंबर,
क्या लिखा है, प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। प्रासरण दाब को परिभाषित करना यानी कि परिभाषा लिखना है प्रासरण दाब का, और आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये पूछा है इसमें। सबसे पहले इस धारा आइए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, अच्छे से पढ़ के जाना, एक एक क्वेश्चन टकरा देगा पेपर में तो अच्छे से लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। सबसे पहले दूसरा के ख लिखेंगे प्रासरण दाब, हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रासरण का यानी कि दाब। सबसे पहले लिखेंगे उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो विलायक के क्या होता है अणुओं का प्रवाह जो होगा अर्ध प्रागमन क्या करेगा, अर्ध प्रागमन झिल्ली से रोक दे, क्या करेगा, रोक देगा, यानी कि उसी को प्रासरण दाब कहलाता है, उसी को प्रासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया। इसी में पूछा है प्यारे बाबू यहाँ पे कि प्रासरण दाब का एक अगुण यानी अणुसंख्यक गुणधर्म बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इसका गुणधर्म लिखेंगे असंख्यक गुणधर्म। यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, लिखेंगे विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। विलेय जो है विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है और विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए इस तरीके से लिख लेना। और अणुओं का विसरण जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कम सांद्रता से लेकर के अधिक सांद्रता तक। इस प्रश्न का आंसर आप लोग ऐसे दे दीजिएगा। इसके बाद चलेंगे ग नंबर का। दूसरा के ग क्या है प्यारे स्टूडेंट, कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउज के नियम को समझाइए और इसके नियम के अनुसार अनुप्रयोग को भी बताइए कि क्या है इसके अनुप्रयोग। सबसे पहले क्या करेंगे, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउज का नियम, इस पे क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दूसरा के ग नंबर ऐसे लिखना है बाबू। दूसरा के ग नंबर कि अनंत तनुता पर क्या लिखेंगे, कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से क्या होता है, आपतित हो जाता है और विलयन की कुल जो मोलर तथा धनायनों ऋणायनों की चालकताओं के योग की क्या होता है बाबू, ये बराबर हो जाता है। एक बार ध्यान समझिए कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आपतित हो जाता है। विलयन की कुल मोलर चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे घ नंबर पे बाबू। दूसरा के घ द्रव रागी तथा द्रव विरागी है ना, विरागी क्लोराइड को उदाहरण से परिभाषा इसका लिखिएगा। इसके बाद द्रव विरागी जो क्लोराइड है इसका आसानी से संकंद्री क्यों होता है ये बताना है। सबसे पहले द्रव रागी को परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग नंबर के बाद से यहाँ पे तो ग नंबर का अनुप्रयोग नहीं बताया था ना, अनुप्रयोग भी पूछा था उसमें, इसमें अनुप्रयोग पूछा था। यहाँ पे पूछा है ना कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन कोलराउज के नियम को समझा दिए थे ना, बस इस नियम के अनुप्रयोग नहीं बताए थे, भूल गए थे। तो अनुप्रयोग बता दो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर क्या होता है, तुल्यांक चालकता बनाता है, इसलिए ये हो जाएगा इसका अनुप्रयोग। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़े थे यहाँ पे घ नंबर द्रव रागी तथा द्रव विरागी क्लोराइड को यहाँ पे उदाहरण से परिभाषा देना है इसका, और द्रव विरागी क्लोराइड आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए बाबू, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा का घ नंबर ध्यान से देखना बाबू, द्रव स्नेही किससे कहते हैं, पेपर में पूछेगा ना, इसी तरीके से इसी अंदाज में आपको अच्छे से लिखना है। द्रव स्नेही किससे कहते हैं, तो द्रव स्नेही कोलाइडों के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम या शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर एक निश्चित धनात्मक तथा या ऋणात्मक आवेश होता है, जिसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जिससे कि बाबू द्रव स्नेही कोलाइड में कौन कौन से आता है पदार्थ, जैसे गोंद हो जाएगा, क्या होगा वो गोंद हो जाएगा, इसके बाद जो होगा स्टार्च हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, ये प्रोटीन हो जाएगा। इस तरीके से 2 से 3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, काम खलास, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। इसके बाद जो है सिंपल सा है, इसमें विरागी कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव जो जान गया वो विरागी भी जान जाएगा। इसका सोल्यूशन यहाँ से आगे आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता दूं कि 7 तारीख को कल कैसा पेपर आएगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा हार्ड तो नहीं आएगा, सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 4 नंबर देखिए, 3 नंबर का क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, इस तरीके से आएगा पेपर में आपका कल। तो अंत केंद्रीय घनीय जो BCC एक कोष्टिका की
संतुलन क्षमता, ये इससे मतलब नहीं है भैया, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे H2O एक द्रव है, जबकि H2S क्या है, गैस है। और क्यों है भाई, इसको यहाँ पे व्याख्या करना पड़ेगा, पेपर में अच्छे से पढ़ के चले जाना मामू। इसके बाद जो है ग नंबर, निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम को लिखना है। इसमें IUPAC नाम को लिख करके बताना है। इसके बाद जो है इसमें पहला नंबर जो दिया है प्यारे बच्चों, देखिए डाइक्लोरिडोबिन से एथेन 1,2 क्या है, इसमें डाइएमीन यानी कोबाल्ट जो है थर्ड क्लोराइड बनाता है। इसके बाद दूसरा क्या बोला, इसमें आयरन जो होगा थर्ड, और यहाँ पे क्या है हेक्सासाइनाइट्रेट होगा यहाँ पे सेकंड। इस तरीके से दोनों जो होगा काफी मोस्ट होगा, इस पे ज्यादा फोकस करके तैयार कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो चलेंगे बाबू घ नंबर, क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, इधर आ जाइए। यहाँ पे देखिए किस किस पर टिप्पणी लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे तीसरा का है घ हो गया, तीसरा घ हो गया ना, इसका ग घ इधर होगा ना, हाँ। यहाँ पे क्या थे, तीसरा का घ कंप्लीट होगा। चौथा पे चलेंगे, चौथा नंबर पे यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया। 298 के तापमान पर निम्नलिखित सेल के नरनष्ट समीकरण जो बताया गया यहाँ पे, इसका मान जो है उपयोग करके यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लेना। बहुत सिंपल सा है, मैंने सुबह को न्यूमेरिकल में बता दिया इसको, ठीक है। ख नंबर पहला और दूसरा करना, इसमें स्कंदन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, या साबुन की क्रिया पायसीकरण तथा मिसेल बनाने पर आधारित होती है, इस पर टिप्पणी लिखना है। काफी वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, अच्छे से पढ़ के चले जाना, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए गैग्रीएबल यानी कि थाइलिमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है इसमें। और प्राथमिक एमिल के संश्लेषण में क्या करना है, गैब्रियल यानी कि थाइलिमाइड संश्लेषण को क्या करना है, प्राथमिकता क्यों दी जाती है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है बाबू। इसके बाद जो है घ नंबर यानी कार्बोहाइड्रेट के डी और एल विन्यासों से आप क्या समझते हैं बाबू, और डी ग्लूकोज तथा डी फ्रुक्टोज के संरचना भी सूत्र बताना है। इसी तरीके से 7 मार्च को पेपर आएगा, पूरा पेपर का पैटर्न इसी तरीके से रहेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। 5 नंबर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लेना, कहीं से भी व्यवस्था करके एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसका मैं PDF दे देता हूँ बाबू, एक काम करिएगा, इसका PDF बनाता हूँ और तब जल्दी से जल्दी इसका PDF पेपर का और जो कॉपी बताए हैं सोल्यूशन वाला, उसको दोनों के एक में जोड़ के और तब एक ही PDF आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है। सब लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।